हो गया। ओके, गुड आफ्टरनून बच्चों। सिर्फ मेरी क्लास नहीं है, सारी क्लास इतने बजे स्टार्ट हो पा रही हैं। ठीक है, आज एग्जाम पर लगभग सारी क्लासेस ही लेट स्टार्ट हो रही हैं, इसमें मैं कुछ नहीं कर सकता था। ठीक है, मैं आ चुका हूं, लेकिन मेरा काम आना था। क्लास सेट करना ये सब मेरे हाथ में नहीं होता, क्योंकि ऑनलाइन होता है सब कुछ, सब मेरे हाथ में नहीं है। ठीक है, ओके, सो हेलो एवरीवन। अब देखिए, कोई गुड आफ्टरनून करने का फायदा नहीं है, ऑलरेडी हमारा आज बहुत सारा टाइम चले ही जा चुका है, क्लास भी नहीं लग पाई यहाँ पर टाइम पे। ठीक है ना, चलिए, मुझे पता है लेट हूँ, लेकिन इसमें मेरी कोई गलती नहीं है कि अगर आपको लग रहा हो कि मैं ही लेट आया हूँ। मैं तो 3 बजे से खड़ा हूँ यहाँ पर, लेकिन क्लास ही अब लेट लग पाएगी तो क्या करूँ मैं। ठीक है, चलिए चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। और देखो, कल मैंने आपको मतलब जो हमारी लास्ट क्लास थी उसमें मैंने आपको संविधान की विशेषताओं के 3 बता दिए थे ना। सबसे लंबा लिखित संविधान, ठीक है, फिर कठोर और लचीला संविधान, और विभिन्न स्रोत डिफरेंट सोर्स से लिया गया। आइए देखते हैं चौथा फीचर हमारे उसका। ठीक है ना, चलिए संविधान की विशेषता का चौथा फीचर देखते हैं। तो बच्चों, संविधान की चौथी विशेषता क्या है? संविधान की चौथी विशेषता है मौलिक अधिकारों का होना। ठीक है, संविधान की चौथी विशेषता है मौलिक अधिकारों का होना, फंडामेंटल राइट्स का होना। ठीक है, अब देखो, ये हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का चौथा फीचर है, चौथी विशेषता है मौलिक अधिकार, फंडामेंटल राइट्स। अब मैं आपको इसके बारे में ज्यादा डिटेल नहीं पढ़ाने वाला हूं, क्योंकि फंडामेंटल राइट्स हम लोगों का अलग से एक चैप्टर है, सेपरेट चैप्टर है, तो इसे हम वहीं पर पढ़ेंगे। लेकिन फंडामेंटल राइट्स का कॉन्स्टिट्यूशन में होना ये उसका एक फीचर है, उसकी एक विशेषता है। आगे की तरफ बढ़ते हैं। कॉन्स्टिट्यूशन की 5वीं विशेषता कौन सी है? 5वीं विशेषता है राज्य के नीति निदेशक तत्व, इस इंग्लिश में कहेंगे डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी। डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी। अब इस चैप्टर को हम शॉर्ट में कहते हैं डीपीएसपी। ओके, अब आपको फिर से बता दूं, ये हम लोगों का एक सेपरेट चैप्टर है, तो इसे यहां पर कुछ भी पढ़ने की जरूरत नहीं है। जब ये टॉपिक स्टार्ट होगा वहां पर उसकी डिटेल बता दूंगा। तो ये हमारे संविधान की 5वीं विशेषता है डीपीएसपी का होना। अब संविधान की 6ठी विशेषता है मौलिक कर्तव्यों का होना। 6ठी विशेषता है मौलिक कर्तव्य का होना, इंग्लिश में फंडामेंटल ड्यूटीज। ठीक है, तो 6th है श्रेया, एक मिनट, अच्छा किसी और से कोई और बात कर रहा है। ठीक है ठीक है, मुझे लगा कोई मेरे से पूछ रहा था। हाँ, तो देखो 6th है मौलिक कर्तव्य, फंडामेंटल ड्यूटी। अब आपको फिर से बता दूं, ये कहने को ये तीनों कॉन्स्टिट्यूशन के फीचर हैं, लेकिन इन्हें सेपरेट चैप्टर में पढ़ा जाएगा। फंडामेंटल ड्यूटी भी आप लोग का एक सेपरेट चैप्टर है, तो उसे मैं वहीं पर पढ़ा दूंगा। तो ये 6 हो गई विशेषताएं, इन्हें हम अलग से पढ़ेंगे ही। चलो अब मैं नेक्स्ट स्लाइड की तरफ जा रहा हूं, आई होप आप सब लिखते जा रहे होगे मेरे साथ ही। तो अगले स्लाइड पर चलते हैं। 7th है इमरजेंसी प्रोविजंस। 7वीं विशेषता है इमरजेंसी प्रोविजंस, आपातकालीन प्रावधान। तो इमरजेंसी प्रोविजन भी कॉन्स्टिट्यूशन का एक फीचर है, लेकिन ये चीज भी मैं आपको क्या बोलते हैं अलग से चैप्टर में पढ़ाऊंगा। इमरजेंसी प्रोविजन आप लोगों का एक सेपरेट चैप्टर है, तो इसे यहां पर पढ़ने की जरूरत नहीं है।
अब आता है आठवीं विशेषता है त्रिस्तरीय सरकार। त्रिस्तरीय सरकार, 3 टायर गवर्नमेंट। ठीक है, त्रिस्तरीय सरकार, 3 टायर गवर्नमेंट। ओके। अब देखिए, ये जो 8वां वाला पॉइंट है इसे मैं थोड़ा एक्सप्लेन करना चाहूंगा। हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर 3 टायर गवर्नमेंट है। हो सकता है आप में से कई लोगों को ये चीज समझ में नहीं आ रही होगी। देखो, जब इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन बना था उस वक्त 3 टायर नहीं, केवल 2 टायर था, 2 स्तर थे। वो 2 स्तर कौन से थे? एक तो था केंद्र स्तर, है ना, एक तो था सेंटर और दूसरा था राज्य स्तर। तो पहले 2 टायर गवर्नमेंट थी, एक केंद्र सरकार हो गई यानी कि सेंट्रल गवर्नमेंट, और दूसरी हो गई स्टेट गवर्नमेंट। ठीक है, तो संविधान जब बना था तब केवल 2 सरकारें थी, एक तो केंद्र सरकार, दूसरी राज्य सरकार। लेकिन 1992 में जब पीवी नरसिम्हा राव की सरकार थी तो पीवी नरसिम्हा राव की टाइम पर तीसरा स्तर जोड़ा गया, यानी कि तीसरी सरकार जोड़ी गई संविधान में, और तीसरी सरकार को हम कहते हैं क्षेत्रीय सरकार, इंग्लिश में लोकल गवर्नमेंट। तो याद रखना, जब संविधान बना तब केवल 2 टायर थे। जब 1992 में तीसरा टायर जोड़ा गया जिसका नाम है लोकल गवर्नमेंट। अब लोकल गवर्नमेंट में क्या आता है? लोकल गवर्नमेंट में बच्चों 2 चीजें आ जाती हैं, एक होता है पंचायत, एक तो है पंचायत और दूसरा है नगर निगम, म्युनिसिपैलिटी। अब पंचायत म्युनिसिपैलिटी हम लोगों का एक सेपरेट टॉपिक है, तो पंचायत म्युनिसिपैलिटी को मैं अलग से पढ़ा ही दूंगा तुम्हें। लेकिन याद रखना, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में 3 टायर गवर्नमेंट है, जिसमें से जो तीसरा टायर था लोकल गवर्नमेंट, पंचायत, नगर निगम, इन्हें जोड़ा गया था 1992 में। ओके, इसके बारे में आपको अलग से पढ़ाऊंगा, तो इसकी भी आपको टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं है। तो ये हो गया त्रिस्तरीय सरकार, ये अगले संविधान की अगली विशेषता थी। आगे बढ़ रहा हूं मैं, 9th पॉइंट पर जा रहा हूं मैं। ठीक है, तो अब 9th पॉइंट कौन सा है? 9th पॉइंट है सिंगल सिटीजनशिप। सिंगल सिटीजनशिप, एकल नागरिकता। एकल नागरिकता, सिंगल सिटीजनशिप। ठीक है, अब इसके बारे में मैं आपको थोड़ा बता देता हूं। देखो, अगर बच्चों में बात करूं इंडिया की, तो इंडिया ब्रिटेन की तरह नहीं, मैं सॉरी, इंडिया अमेरिका की तरह नहीं है। अमेरिका में डबल सिटीजनशिप, दोहरी नागरिकता है। दोहरी नागरिकता का मतलब होता है, जैसे अगर अमेरिका की बात करूं तो अमेरिका में 2 नागरिकता होती है, एक तो होती है उस राज्य की और एक होती है अमेरिका की। तो अमेरिका के किसी भी नागरिक के पास 2 नागरिकता होंगी। अमेरिका में टोटल 50 स्टेट है, उसमें से अगर आप किसी स्टेट के रहने वाले हैं तो एक तो आपके पास उस स्टेट की नागरिकता होगी और दूसरी आपके पास यूएसए की नागरिकता होगी। तो ये हो गया डबल सिटीजनशिप, दोहरी नागरिकता। लेकिन बच्चों, जब मैं बात करता हूं इंडिया की, तो इंडिया में भी कहने को अमेरिका की तरह स्टेट्स हैं। हमारे यहाँ 28 स्टेट हैं, कुछ यूनियन टेरिटरी हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि इंडिया में अमेरिका की तरह स्टेट्स की भी सिटीजनशिप होगी। इंडिया में राज्यों की कोई नागरिकता नहीं होती, इंडिया में केवल एक ही नागरिकता है और वो है भारत की नागरिकता। तो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन में सिंगल सिटीजनशिप दिया गया है, और सिंगल सिटीजनशिप हमने ब्रिटेन के कॉन्स्टिट्यूशन से लिया है। सिंगल सिटीजनशिप हमने ब्रिटेन के कॉन्स्टिट्यूशन, ब्रिटेन के संविधान से लिया गया है। यहां तक आपको बात समझ में आई? ठीक है, तो तुम्हें ये वाला पॉइंट क्लियर है कि डबल सिटीजनशिप और सिंगल सिटीजनशिप में क्या डिफरेंस है? यूएसए में डबल सिटीजनशिप है, इंडिया में सिंगल सिटीजनशिप है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब आते हैं 10वें पे। इसमें इतना ही लिखना है, एकल नागरिकता में इतना ही लिखना है, इससे ज्यादा नहीं। अच्छा, सिंगल सिटीजनशिप का पर्पस क्या होता है? मतलब हमने क्यों कॉन्स्टिट्यूशन में सिंगल सिटीजनशिप जोड़ी? इसके पीछे का मेन रीजन है भाईचारा बढ़ाना, फ्रेटर्निटी बढ़ाना, है ना। मतलब लोगों के बीच में ना अपनापन फील हो, इसलिए हम नहीं चाहते कि उनके बीच में एक दीवार हो नागरिकता की। आप भारत के किसी भी स्टेट में पैदा हो जाएं, अल्टीमेटली आप लोग रहेंगे इंडिया के नागरिक ही। वैसे ही हम लोगों के बीच में ऑलरेडी बहुत सारी दीवारें हैं,
चाहे वो धर्म की हो, जाति की हो, भाषा की हो, क्षेत्र की हो। हम नहीं चाहते कि एक दीवार और आ जाए वो नागरिकता की, कि मैं उत्तर प्रदेश का नागरिक, तू मध्य प्रदेश का नागरिक, ये बिहार का नागरिक। अब हम नागरिकता के आधार पर भी भेदभाव करना शुरू कर दें, ठीक है। तो ये हो गया 9th, सिंगल सिटीजनशिप, एकल नागरिकता। अब आता है 10वां पॉइंट। 10वां कौन सा होगा? 10वां होगा आपका इंडिपेंडेंट बॉडीज। 10वीं है इंडिपेंडेंट बॉडीज, हिंदी में स्वतंत्र निकाय। स्वतंत्र निकाय। जस्ट मैं 1 मिनट आया, मेरा सिस्टम हैंग हो रहा है बच्चों, मैं 1 मिनट आया। ओके अब बच्चों एक्चुअल में मेरे सिस्टम में वो हो गया था, क्या बोलते हैं, सिस्टम ढंग से काम नहीं कर रहा था, तो इसलिए मुझे मैसेज वहां पर चलाने पड़ रहे हैं, ठीक है ना। वही स्क्रीन चला दे, हाँ ओके। तो देखो ये है इंडिपेंडेंट बॉडीज। तो हमारे संविधान की अगली विशेषता है इंडिपेंडेंट बॉडीज, यानी कि स्वतंत्र निकाय का होना। अब इंडिपेंडेंट बॉडीज कौन कौन सी है कॉन्स्टिट्यूशन में? तो फॉर एग्जाम्पल हम यूपीएससी की बात करें, यूपीएससी हो गई, स्टेट पीएससी हो गई जो मैं आपको पढ़ा चुका हूं, फिर ये आपका इलेक्शन कमीशन हो गया, चुनाव आयोग, इलेक्शन कमीशन, चुनाव आयोग, और अगला है कैग। कैग आपको पढ़ा चुका हूं ऑलरेडी। तो कॉन्स्टिट्यूशन क्या, अब ये देखो मुझे इनके बारे में आपको डिटेल बताने की जरूरत नहीं है क्योंकि ये टॉपिक मैं आपको ऑलरेडी करा चुका हूं, लेकिन इंडिपेंडेंट बॉडीज का होना ये अपने आप में एक फीचर होता है, और हम जैसे एग्जांपल के लिए ये और ये हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, तो इसके बारे में अपन को कुछ लिखना नहीं है, ठीक है। चलो 11वें पॉइंट पर चलते हैं। सबने लिख लिया होगा ना? मैं नेक्स्ट स्लाइड की तरफ मूव कर रहा हूं बच्चों। ओके अब 11वां कौन सा है? 11वां है यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज। इसे हिंदी में कहते हैं सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार। तो बच्चों हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का अगला फीचर है सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार, यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज। अब इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब है भारत के अंदर प्रत्येक नागरिक, हर सिटीजन जो 18 साल या 18 साल से ऊपर उम्र का है, वो लोकसभा के चुनाव में वोट डाल सकता है,
वो लोकसभा के इलेक्शन में वोट डाल सकता है और वो विधानसभा के इलेक्शन में वोट डाल सकता है, ठीक है, लेजिस्लेटिव असेंबली, ठीक है। तो अच्छा, इसका ये भी मतलब है कि कोई फर्क नहीं पड़ता कि चाहे आप अमीर हो या गरीब हो, क्योंकि बच्चों पहले ऐसा ही होता था। अगर पहले वोटिंग के बारे में क्या था कि अगर आप लोगों के पास प्रॉपर्टी है, संपत्ति है, या आप लोग पढ़े लिखे हैं, या आप लोग टैक्स पे करते हैं, तो इस बेसिस पर टैक्स देने का अधिकार, वोट देने का अधिकार मिलता था। तो जैसे अंग्रेजों की बात करूं तो अंग्रेजों के टाइम पर केवल वही लोग वोट दे सकते थे जो पढ़े लिखे होते थे, या जो टैक्स पे करते थे, या जिनके पास प्रॉपर्टी होती थी। यानी कि अगर कोई व्यक्ति अनपढ़ है, या जिसके पास कोई संपत्ति नहीं है, या जो टैक्स पे नहीं करता क्योंकि वो इतना कमा नहीं रहा है, तो वो वोट नहीं दे सकता है। तो केवल अमीर लोग ही वोट दे पा रहे थे, अमीर और पढ़े लिखे लोग ही वोट दे सकते थे, और कोई दे नहीं सकता था। प्लस बहुत टाइम पहले तो यह भी होता था कि महिलाओं को वोटिंग का अधिकार नहीं था, केवल आदमियों को वोटिंग का अधिकार था। इसका मतलब यह है कि कोई फर्क नहीं पड़ता चाहे आप महिला हो या पुरुष हो, कोई फर्क नहीं पड़ता चाहे आप पढ़े लिखे हो या अनपढ़ हो, या आपके पास प्रॉपर्टी है कि नहीं है, या आप टैक्स पे करते हो कि नहीं करते हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। भारत का प्रत्येक नागरिक, एवरी सिटीजन, जो 18 साल या 18 साल से ऊपर उम्र का है, वो वोट दे सकता है लोकसभा और विधानसभा के इलेक्शन में। और ये जो पूरी बात है जो अभी भी मैंने आपसे कही, ये पूरी बात कहां पर लिखी गई है? ये पूरी बात लिखी गई है आर्टिकल 326 में। हमारे संविधान का जो आर्टिकल 326 है, वहां पर यह बात लिखी हुई है कि 18 साल से ऊपर उम्र का व्यक्ति लोकसभा विधानसभा के इलेक्शन में वोट डाल सकता है, ठीक है। तो ये वाला पॉइंट क्लियर हो गया कि क्या मतलब होता है सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार का, यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज का, ठीक है। ये आर्टिकल 326 में है, ये वाला पूरा पॉइंट जो मैंने कहा अभी। अब बच्चों 12th पॉइंट की तरफ चलते हैं, तो मैं स्लाइड चेंज कर रहा हूं। स्लाइड चेंज करूं मैं? ओके। अब 12वां पॉइंट कौन सा होगा? A secular state, धर्मनिरपेक्ष राज्य, सेक्युलर स्टेट, धर्मनिरपेक्ष राज्य। अब देखिए, ये मैं आपको ऑलरेडी प्रीएम्बल में बता चुका था कि हमारे यहां पर सेक्युलरिज्म है, और मैं इसका मतलब भी आपको बता चुका हूं क्या होता है। अब याद रखिए, सेक्युलर का मतलब हम जानते हैं क्या होता है। अब मैं बात करूं इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशन की, तो इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर ऐसे कौन से प्रोविजन, प्रावधान है जो ये बताते हैं कि इंडिया एक सेक्युलर कंट्री होगी। तो मैं शुरुआत करता हूं प्रीएम्बल से। तो देखो, अगर हम बात करें बच्चों प्रस्तावना की, यानी कि प्रीएम्बल की, तो जब आप लोग प्रीएम्बल पढ़ते हो तो प्रीएम्बल के अंदर लिखा हुआ है कि भाई इंडिया एक सेक्युलर कंट्री है। और आप जानते भी होंगे कि सेक्युलर शब्द हम सबने पढ़ा था प्रीएम्बल में कि धर्मनिरपेक्ष शब्द 42वें संविधान संशोधन अधिनियम के द्वारा जोड़ा गया है, इतना अपन जानते ही हैं। फिर प्रीएम्बल में स्वतंत्रता की बात की गई है, प्रीएम्बल में स्वतंत्रता की बात की गई है, ठीक है। प्रीएम्बल में लिबर्टी की बात की गई है। यह स्वतंत्रता आपको विश्वास की मिलती है, ठीक है। यह स्वतंत्रता विश्वास की है, फेथ की, सॉरी, बिलीफ की, धर्म की, फेथ की, वर्शिप की, उपासना की। तो जब आप लोग प्रीएम्बल पढ़ते हो तो प्रीएम्बल में आपको स्वतंत्रता मिलती है, विश्वास की, धर्म की और उपासना की, बिलीफ, फेथ और वर्शिप की। तो ये भी अपने आप में एक सेक्युलरिज्म, धर्मनिरपेक्षता की तरफ इशारा होता है। तो प्रीएम्बल में धर्मनिरपेक्षता के बारे में। अच्छा, इसके अलावा मैं बात करूं तो जब हम लोग मौलिक अधिकार पढ़ते हैं, यानी कि फंडामेंटल राइट्स,
देखो, जब हम लोग मौलिक अधिकार पढ़ेंगे, जब मैं आपको पढ़ाऊंगा, तो फंडामेंटल राइट्स का आर्टिकल 14 धर्मनिरपेक्षता की तरफ इशारा करता है, आर्टिकल 15 धर्मनिरपेक्षता की तरफ, 16, फिर 25, 26, 27, 28, 29 और 30। तो याद रखना, फंडामेंटल राइट्स के ये जो आर्टिकल है, ये भी इसी बात की तरफ इशारा करते हैं कि यस, हमारे यहां पर सेक्युलरिज्म है, ठीक है, धर्मनिरपेक्षता है। तो ये तो हो गया मौलिक अधिकार के बारे में, कि मौलिक अधिकार में भी धर्मनिरपेक्षता का जिक्र है। अच्छा, इसके अलावा हम लोग का एक चैप्टर है बच्चों, डीपीएसपी। डीपीएसपी का जो आर्टिकल 44 है, आर्टिकल 44 कहता है समान सिविल संहिता, यूनिफॉर्म सिविल कोड के बारे में। अब क्या होता है समान सिविल संहिता, यूनिफॉर्म सिविल कोड, ये मैं आपको डीपीएसपी वाले चैप्टर में बताऊंगा, लेकिन आर्टिकल 44 भी एक तरीके से धर्मनिरपेक्षता की तरफ ही है, ठीक है। सनी कुमार, मैं लिखूं क्या, कुछ समझ तो आ ही नहीं रहा है। नहीं समझ में आएगा, मेरा पढ़ाया हुआ हर किसी को समझ में आता ही नहीं है। जो क्लास में फोकस करके सुनते हैं सिर्फ उन्हें ही समझ में आता है, बाकी जिनका दिमाग नहीं चलता उनको नहीं समझ में आएगा। तो तुम उसकी टेंशन मत लो, तुम कुछ मत लिखो, तुम्हें समझ में नहीं आने वाला है मेरी क्लास में, ठीक है। देखो दीक्षा, जो आप कह रहे हैं कि लास्ट क्लास में आप बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, मेरी क्लास में पहले ध्यान से पढ़ा करो दीक्षा। मैंने उसी वक्त कह दिया था कि ये मैं आपको नेक्स्ट क्लास में, मतलब ये आपको अलग से चैप्टर में पढ़ाऊंगा, ठीक है। तो चलो, ये वाला पॉइंट हो गया, सेक्युलर स्टेट वाला। अच्छा, एक चीज और ये भी आपको मैं बता दूं बच्चों, सेक्युलरिज्म दो टाइप की होती है। सेक्युलरिज्म, धर्मनिरपेक्षता दो प्रकार की होती है। एक होती है बच्चों पॉजिटिव, एक होती है नेगेटिव। इंडिया में पॉजिटिव सेक्युलरिज्म है, याद रखना, इंडिया में पॉजिटिव सेक्युलरिज्म, सकारात्मक धर्मनिरपेक्षता है। देखो, दो होते हैं, है ना, धर्मनिरपेक्षता दो प्रकार की होती है, एक होती है सकारात्मक, दूसरी है नकारात्मक। इंडिया में सकारात्मक धर्मनिरपेक्षता है, पॉजिटिव सेक्युलरिज्म है, जबकि नेगेटिव वाली कहां मिलेगी आपको, नेगेटिव मिलेगी आपको वेस्टर्न कंट्रीज में, यानी कि ये जो पश्चिमी देश होते हैं, अमेरिका, ब्रिटेन, यहां पर आपको देखने को मिलेगी नकारात्मक धर्मनिरपेक्षता, नेगेटिव सेक्युलरिज्म। तो इंडिया किसका एग्जांपल है, इंडिया में है पॉजिटिव सेक्युलरिज्म, सकारात्मक धर्मनिरपेक्षता। इसका मतलब होता है यहां पर सारे धर्म एक समान है और सभी धर्मों को इक्वल प्रोटेक्शन, एक समान संरक्षण हासिल है, ठीक है। सनी कुमार, क्या सर आप गुस्सा हो गए? इस क्लास के बच्चे बहुत अच्छे हैं कि इनको देखकर खुश नहीं हो जा सकता, इनको देखकर सिर्फ गुस्सा ही हो सकते हैं ना। तो तुम लोग हो ही ऐसे कि तुम्हें देखकर खुश होने का मन ही नहीं करता, मेरा गुस्सा होने का ही मन करता है, ठीक है ना। तो ये वाला पॉइंट समझ में आया तुम्हें कि इंडिया में क्या है, इंडिया में पॉजिटिव सेक्युलरिज्म, सकारात्मक धर्मनिरपेक्षता है। देखो, जो लोग कह रहे हैं 44, बेटा 44 मैं आपको बाद में बताऊंगा जब ये चैप्टर शुरू होगा। डीपीएसपी जो चैप्टर है ना, वहां पर 44 आराम से समझा दूंगा, अभी नहीं। तो चलो, ये हो गया 12th हो गया पॉइंट। चलो मैं आगे की तरफ बढ़ रहा हूं बच्चों, मैं नेक्स्ट पॉइंट करा रहा हूं। आई होप आपने लिख लिया होगा अब तक ये, अगर नहीं लिखा तो जल्दी लिख लो, फिर मैं आगे बढ़ता हूं। सौरभ, हमें समझ में नहीं आया। नहीं आएगा समझ में, छोड़ो ना, क्यों हेडेक ले रहे हो इतनी। हाँ, मिस्ट्रेस, पॉजिटिव नेगेटिव रिपीट। देखो, इंडिया में पॉजिटिव कंसेप्ट है, सकारात्मक रूप है। इसका मतलब होता है सारे धर्म एक समान है, सभी धर्मों को इक्वल प्रोटेक्शन, समान संरक्षण हासिल है। नेगेटिव का मतलब होता है स्टेट और रिलीजन के बीच में पूरी तरीके से सेपरेशन, पूरी तरीके से अलग रखना, ठीक है। इंडिया में ऐसा नहीं होता है। फिर से तुम्हारे कमेंट ऊपर चले गए।
नेगेटिव सेक्युलरिज्म का मतलब होता है कंप्लीट सेपरेशन बिटवीन रिलीजन एंड स्टेट, राज्य और धर्म के बीच में पूरी तरीके से अलग होना, ठीक है ना, बंटवारा होना। ओके मोहित राज, आर्टिकल 44 गोवा में ही लागू क्यों है? बेटा इसके लिए मुझे तुम्हें गोवा का थोड़ा सा इतिहास बताना पड़ेगा, ठीक है, वो अभी रुक जाओ, अभी नहीं बताना चाहता। अभिषेक तुम्हारा कमेंट शो हो रहा है, ठीक है, ये 12th वाला पॉइंट हो गया, अब तुमने लिख लिया होगा अब तक तो। बेटा डबल और सिंगल सिटीजनशिप में से सिंगल सिटीजनशिप ज्यादा अच्छा है, खासकर तब ज्यादा अच्छा हो जाता है जब आपकी कंट्री में ऑलरेडी बहुत सारे बंटवारे हैं, ठीक है ना। अभी तक मैंने इमरजेंसी नहीं पढ़ाई, ठीक है। सुनो अब देखते हैं अगला। अब हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का अगला फीचर कौन सा है? कॉन्स्टिट्यूशन का अगला फीचर है, थोड़ा सा बड़ा है ये, अगला फीचर है सिंथेसिस ऑफ पार्लियामेंट्री सोवरेनिटी एंड जुडिशियल सुप्रीमेसी संसदीय संप्रभुता और न्यायिक सर्वोच्चता समन्वय। तो ये हमारे संविधान की बच्चों अगली विशेषता है, सिंथेसिस ऑफ पार्लियामेंट्री सोवरेनिटी एंड जुडिशियल सुप्रीमेसी, संसदीय संप्रभुता और न्यायिक सर्वोच्चता का समन्वय में समन्वय, ये समन्वय है। ओके अब सुनो, हो सकता है तुम्हें थोड़ा सा अजीब लग रहा होगा, मैं आपको इसको थोड़ा सिंपल करके बताता हूं। देखो यहां पर हमने दो चीजें लिखी हैं। सबसे पहली चीज है संसदीय संप्रभुता, जिसे इंग्लिश में कहते हैं पार्लियामेंट्री सोवरेनिटी, और जो दूसरी है वो है जुडिशियल सुप्रीमेसी, जिसे हिंदी में कहते हैं न्यायिक सर्वोच्चता। अब हो सकता है आपको ये कुछ भी समझ में नहीं आ रहा हो कि मैंने क्या लिखा है, मैं इसको थोड़ा सिंपल करके बताता हूं बच्चों। जब हम देखते हैं संसदीय संप्रभुता, संसदीय संप्रभुता हमने ब्रिटेन के संविधान से ली है, मतलब बेसिकली संसदीय संप्रभुता ब्रिटेन के संविधान की होती है, जबकि जुडिशियल सुप्रीमेसी न्यायिक सर्वोच्चता अमेरिका के संविधान की होती है, ठीक है, इस चीज को आप याद रखना। वाह राहुल दुआंद्रा, तुम्हारे दिमाग का तो मैं मतलब दाद देता हूं ना सर, ठीक ठाक पढ़ा दो, इतना डीप में पढ़कर हमें पॉलिटिशियन नहीं बनना है। पहली बात तो पॉलिटिशियन पढ़ने के लिए तुम्हें ऐसा पढ़ने की जरूरत भी नहीं है, तो तुम्हारे तो राहुल कंसेप्ट ही गलत है कि डीप में पढ़ के पॉलिटिशियन बनते हैं। जब तुम जिंदगी में कुछ भी नहीं करोगे ना, तब तुम्हारे पॉलिटिशियन बनने के चांस होंगे, ठीक है। ये यूपीएससी एग्जाम कंडक्ट करा रहा है, इसमें थोड़ा डीप में आ जाता है। तुम्हें अगर यही नहीं पता तो पहले कुछ जाके सीखो, यहां मुझे ज्ञान दे रहे हो तुम बैठ के। इस क्लास में दिक्कत ही यही है, आधे बच्चों को कुछ भी नहीं पता है ना, उसके बाद हमें ज्ञान दे रहे होते हैं जो इतने टाइम से पढ़ा रहे हैं बैठ के। तो देखो बच्चों एक चीज याद रखना, संसदीय संप्रभुता पार्लियामेंट्री सोवरेनिटी एक्चुअल में ब्रिटेन के कॉन्स्टिट्यूशन का एक फीचर होता है, और ये चीज अमेरिका के कॉन्स्टिट्यूशन का फीचर है। हमारी कंट्री में ये दोनों चीजें देखने को मिलती है, लेकिन उस तरीके से नहीं जिस तरीके से इन कंट्रीज में देखी जाती है। अब एक एक करके सुन के देखना। पार्लियामेंट्री सोवरेनिटी, संसदीय संप्रभुता, ये बेसिकली ब्रिटेन के कॉन्स्टिट्यूशन की एक विशेषता है, फीचर है। इसका मतलब होता है पार्लियामेंट सबसे ऊपर है, पार्लियामेंट सबसे सुप्रीम है, सर्वोपरि है, पार्लियामेंट से ऊपर कोई नहीं हो सकता है। समझ में आ गया? संसदीय संप्रभुता का क्या मतलब होता है? संसद सबसे ऊपर है, संसद से ऊपर और कोई नहीं हो सकता है, ठीक है। यह ब्रिटेन के कॉन्स्टिट्यूशन का फीचर माना जाता है, इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशन में यह फीचर नहीं माना जाएगा। बताऊं क्यों? क्योंकि इंडिया में एक रिटन कॉन्स्टिट्यूशन है, भारत में लिखित संविधान है। समझने की कोशिश करो,
ब्रिटेन के पास कोई लिखित संविधान नहीं है, रिटन कॉन्स्टिट्यूशन नहीं है। हमारा कॉन्स्टिट्यूशन एक किताब के अंदर है ना। ब्रिटेन का कॉन्स्टिट्यूशन किसी किताब में नहीं लिखा गया है, ठीक है। इसलिए हम कहते हैं कि ब्रिटेन का एक अनरिटन कॉन्स्टिट्यूशन है, ब्रिटेन के पास अलिखित संविधान है। तो सिंस ब्रिटेन के पास कोई लिखित संविधान नहीं है, इसलिए वहां के पार्लियामेंट के ऊपर कोई रोकने के लिए चीज नहीं है। वहां का जो पार्लियामेंट है उसको रोकने के लिए कोई चीज मौजूद नहीं है वहां पर। वहां का पार्लियामेंट चाहे तो कुछ भी कर सकता है, ठीक है, क्योंकि उसको रोकने वाला कोई है ही नहीं। लेकिन इंडिया के अंदर एक रिटन कॉन्स्टिट्यूशन है, और रिटन कॉन्स्टिट्यूशन के कारण इंडिया के पार्लियामेंट के पास अनलिमिटेड पावर नहीं है। भारत का पार्लियामेंट वो सब नहीं कर सकता जो ब्रिटेन का पार्लियामेंट कर सकता है, क्योंकि दोनों का केस अलग है ना। इंडिया में रिटन कॉन्स्टिट्यूशन है, और रिटन कॉन्स्टिट्यूशन होने के कारण पार्लियामेंट के पास अनलिमिटेड पावर नहीं है। ब्रिटेन के पास कोई रिटन कॉन्स्टिट्यूशन नहीं है, इसलिए ब्रिटेन के पार्लियामेंट को कोई रोकने वाला नहीं है। तो इसलिए ब्रिटेन का पार्लियामेंट बहुत ही पावरफुल माना जाता है, क्योंकि उसकी शक्तियों को रोकने के लिए कोई नहीं होता है। इंडिया में ऐसा नहीं है। तो इसलिए जब आप सुनते हो पार्लियामेंट्री सॉवरेनिटी, संसदीय संप्रभुता, तो इसका मतलब वो नहीं होता जो ब्रिटेन में समझा जाएगा कि पार्लियामेंट कुछ भी कर सकता है। इंडिया के पार्लियामेंट के पास पावर तो है, लेकिन वो पावर नहीं है जो ब्रिटेन के कॉन्स्टिट्यूशन के मतलब ब्रिटेन के पार्लियामेंट के पास है। अब बात करूं जुडिशियल सुप्रीमेसी की, तो अमेरिका की जुडिशरी जितनी पावरफुल है उसके कंपैरिजन में इंडिया की जुडिशरी इतनी पावरफुल नहीं मानी जाती है। और इसके पीछे का एक्चुअल लॉजिक है ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ, विधि की उचित प्रक्रिया। देखो इस चीज को याद रखना, मैं इसे तुम्हें अलग स्लाइड में बता देता हूं। देखो बच्चों, अगर मैं अमेरिका की बात करूं, अमेरिका में है ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ, विधि की उचित प्रक्रिया, विधि की उचित प्रक्रिया। जबकि अगर मैं इंडिया की बात करूं, दो बच्चों, इंडिया में है प्रोसीजर एस्टैब्लिश्ड बाय लॉ, प्रोसीजर एस्टैब्लिश्ड बाय लॉ। इसे हिंदी में कहते हैं विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया, विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया। तो इस चीज को समझिए, अमेरिका में यह है और इसके कारण अमेरिका की जुडिशरी पावरफुल है। इंडिया में यह है, इसके कारण इंडिया की जुडिशरी उतनी पावरफुल नहीं है जितनी अमेरिका की जुडिशरी है। तुम्हारे दिमाग में सवाल आ रहा होगा कि सर आखिर इन दोनों चीजों का मतलब क्या होता है। मैं आपको बता दूं, ये दोनों चीजें आपको मैं पढ़ाऊंगा आर्टिकल 21 में। जब हम आर्टिकल 21 पढ़ेंगे तो वहां पर मैं आपको इन दोनों के बीच का डिफरेंस बताऊंगा। बस अभी मैं आपको बस इतना बताना चाह रहा था कि अमेरिका में ये है और इंडिया में ये है, इस कारण से अमेरिका की जुडिशरी ज्यादा पावरफुल हो जाती है, ठीक है। अब इसका अगर तुम्हें मतलब जानना है तो तुम्हें फंडामेंटल राइट का आर्टिकल 21 का इंतजार करना पड़ेगा, ठीक है। तो ये हो गया बच्चों चौथा, अगला पॉइंट ये हो गया 13th पॉइंट। अब याद रखिए, अभी मत पूछो ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ क्या होता है, प्रोसीजर एस्टैब्लिश्ड बाय लॉ क्या होता है, ये सब मैं आपको बताऊंगा, लेकिन जब शुरू होगा फंडामेंटल राइट का आर्टिकल 21, सही मायने में इसे मैं वहीं पर समझा पाऊंगा, अभी नहीं। ओके, तो चलिए ये वाला कंप्लीट। अब इसके 2 पॉइंट और बचे हैं, 2 पॉइंट के बाद ये टॉपिक खत्म और फिर हम अगला टॉपिक स्टार्ट करेंगे, यूनियन एंड इट्स टेरिटरी, ठीक है। तो चलिए आज की क्लास हम यहीं पर ओवर करते हैं। चलिए, सो बाय एवरीवन।